नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का आज के सेशन में। और ये आपका यूपी कांस्टेबल का बैच है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज सब्जेक्ट के बारे में और सिलेबस के बारे में। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यूपी कांस्टेबल की अच्छी खासी एक वैकेंसी आने वाली है। और ये वो वैकेंसी है जो कि मतलब न तो आप लो लेवल कह सकते हो ना हाई लेवल कह सकते हो। अपनी एक मीडियम फैमिली में गुजारा करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि आज के टाइम पर एक यो बोलते हैं ना कि भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का सपोर्ट ही बहुत अच्छा खासा है। और खास करके अपने जो यूपी के स्टूडेंट हो गए, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये राजस्थान और हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ये 3 से 4 स्टेट जो हैं ये ऐसे हैं जिनका काफी इंटरेस्ट भी रहता है या तो आर्मी में जाने के लिए या फिर कांस्टेबल या एसआई की वैकेंसी के लिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन है हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ही बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिलेबस रहेगा हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कोई भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि अगर जिसको ज्यादा ही बड़े लेवल पे बीमारी लगी हुई है कि और डिटेल, तो मुझे लगता है फिर उसको जीएस स्पेशल वाले बैच में जाना चाहिए। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर ज्योग्राफी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल में जाना चाहिए। और और ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर यूपीएससी वाले बैच में जाना चाहिए। कहने का उद्देश्य मेरा ये है, ठीक है, कहने का उद्देश्य ये है, मेरे पास भेज दो इसे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम का लेवल रहता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। और लिमिटेड टाइम न भी हो तो आप पढ़े तो लिमिटेड ही सकते हो। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप उसी चीज को बार बार रिवाइज कर लो, है ना। तो हम सिलेबस को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। दूसरा, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कल अभिषेक सर ने पढ़ाया था आज वो क्यों नहीं आए हैं। आज मैं पढ़ाने आया हूं, हो सकता है कल मैं भी ना आऊं, क्योंकि हर टीचर की डेली क्लास नहीं होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं आपकी जो क्लास होगी, क्लास को मिस मत करना, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलना। अगर आपने 2 या 3 दिन गैप मार दिया तो एक दिन में, आपको भी पता है, करीब 3 से 4 क्लासेस हो जाती हैं आपकी, फिर आपको मजा नहीं आएगा अगर आपने ब्रेक कर दिया तो भाई जैसे तैसे कर करा के क्लास को ब्रेक मत करना, चाहे स्पीड 2 करके देखो, जैसे पढ़ो आप बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। हम्म, हाँ जी। पॉलिटी की क्लास कब चलेगी, कौन सी क्लास कब चलनी है, आपको ऊपर टुडे क्लास टाइमिंग करके जो दिखाता है वहां पर आपको सारी चीजें दिखा दी जाएगी। सिलेबस कब तक होगा, तो सिलेबस आपका लगभग रहेगा 40 से 45 घंटे के करीब सिलेबस रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल तो हर जगह लाइब्रेरी का एक नया जुनून सा आ गया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आराम से लाइब्रेरी में बैठो, स्पीड 2 लगाओ और बड़े आराम से क्लास को फिनिश कर दो, साथ के साथ फिनिश करते चलो, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, शाम को 8 बजे यूट्यूब पर जो सेशन चलता है, उस यूट्यूब के सेशन में 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब पूरी जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। दो चीजें मत छोड़ना, एक तो लाइव क्लास अटेंड करना जो भी आपकी पेड बैच में है, और शाम को यूट्यूब वाली क्लास, उसमें आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट की तरह तुरंत आंसर देना है। आप जैसे जैसे आंसर देते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो शाम वाली जो क्लास है उसको अटेंड करना नहीं भूलना, वो अटेंड आपको हर हाल में ही करनी है, क्योंकि वहां पे हर तरह के क्वेश्चंस रैंडमली आपके सामने आएंगे। बायो का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, स्टैटिक जीके का है ना। तो सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्लास जरूर अटेंड करनी है शाम को। जो यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है, यूट्यूब चैनल का नेम राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन के नाम से जो है, और वहां पे 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में कराए जाएंगे। मतलब आपने जो भी जीएस पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरी जीएस का रिवीजन खत्म, 50 क्वेश्चंस डेली। और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चंस ऐसे करा दिए जाएंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे लेवल की होगी। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें से अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले हो गई, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। टाइमिंग है रात 8 बजे से 9 बजे तक। ओके, आ जाओ भाई। पहले ये बताओ इंग्लिश वाले कितने हैं आपके बैच में, जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से हैं। दुर्भाग्य बस उनको तैयारी करनी है अब यूपी पुलिस की, क्योंकि
उनका मानना यह है कि हम यूपी पुलिस में ही जाना सही रहेगा। सर क्लास नेम जीएस रिवीजन बाई विवेक यादव सर, अगर आप टाइटल सर्च करोगे तो वो निकल आएगा। बाइलिंगुअल लेके चलना है या हिंदी में लेके चलना है? एक काम करते हैं, हिंदी में ही लेके चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है, करते हैं, होता है, ये इंग्लिश वालों को भी आता है। जो भी टर्म होगा ज्योग्राफी का उसको इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। दोनों तरह से लेकर चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बैच लंबा जाएगा। ओके चलो, वेरी गुड। आ जाओ भाई शिकारियों। सबसे पहली बात है, ज्योग्राफी वर्ड जो है ये किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। जैसे पढ़ाऊं चलने देना, बस 3-5 मत लगाना। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपको कभी ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार यहां पढ़े तो हमारा नुकसान हो गया, कहीं और पढ़ते तो बहुत अच्छा हो जाता। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ज्योग्राफी को ही भूगोल कहा जाता है, और ये ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब बोले तो पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर डिस्क्रिप्शन, राइट। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। परिभाषा क्या होगी यहां से भूगोल की? परिभाषा होगी सर पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बात बराबर है। चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसी को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। बात क्लियर है? चलो अगला पॉइंट होगा, ध्यान से समझना। हिमांशु आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, इट्स ओके, अगर वो आपने वहां पढ़ लिया तो ठीक है, चलेगा, वही सब चलेगा। एनीवे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट होगा कि ये शब्द किसने दिया था। इस शब्द को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एराटोस्थनीज। ये शब्द किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा एराटोस्थनीज ने दिया, है ना। किसने दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? ये शब्द जो था एराटोस्थनीज ने दिया। तो इसी वजह से इनको क्या माना जाता है? जनक या फादर माना जाता है। किसको? एराटोस्थनीज को। किसका? ज्योग्राफी का। ये क्वेश्चन सीडीएस में कई बार पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा भूगोल का जनक जो माना जाता है, आपका आंसर क्या होगा? एराटोस्थनीज को माना जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलो अब बात आ जाती है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो आपका आंसर होगा आपके सिलेबस में सर एक तो रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक रहेगी सर आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी, है ना। यानी एक तो रहेगा विश्व का भूगोल, राइट। एक कौन सा रहेगा? विश्व का भूगोल रहेगा। और एक कौन सा रहेगा? आपका आंसर होगा भारत का भूगोल। कौन रहेगा? भारत का भूगोल, राइट। एक एक करके इसी को हमें क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। जब भी आप पेपर देने जाओगे या पेपर से पहले आपको रिवाइज करना है, तो क्या रिवाइज करना है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, क्योंकि यहां से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये मानकर चलो 5 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आते हैं, तो उनमें से कम 3 क्वेश्चन जो होंगे वो कहां से होंगे? तो आपका आंसर होगा वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, मैं शुरुआत कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी की। सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देंगे, कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, या मैं लिख ही देता हूं, है ना। पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। भारत का परिचय। दूसरा चैप्टर होगा भारत के पर्वत। नेक्स्ट होगा भारत के पठार। फिर होगा भारत के दर्रे। फिर होगा भारत के मैदान, भारत के द्वीप। फिर होगा नेक्स्ट भारत की नदियां, नदियां प्लस बांध। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा कौन सा?
नदियां और बांध के बाद आएगा फिर नेक्स्ट जलवायु। जलवायु के बाद फिर कौन सा आएगा? भारत की जलवायु के बाद फिर आ जाएगा भारत की मिट्टी। मिट्टी के बाद फिर आएगा कृषि। कृषि के बाद फिर भारत के वन, फिर भारत के खनिज, है ना, और फिर यातायात। अब आप कह रहे होगे कि सर ये तो हर बैच में आप यही लिख देते हो, है ना, हर बैच में आप यही सब लिख देते हो चले जाते हो, है? समझाते हैं क्यों। देखो, सिलेबस, यही सिलेबस आपका पीसीएस के एग्जाम का भी होता है। पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगाना। यही सिलेबस आपके पीसीएस के बैच का भी होता है। चैप्टर का नाम नहीं बदलता, केवल लेवल बदलता है ना। चैप्टर का नाम नहीं बदलेगा, केवल और केवल लेवल ही बदलेगा उसका। क्योंकि अगर नदियों में पूछा जा रहा है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। यही क्वेश्चन अगर सीडीएस के एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की बांग्लादेश के साथ विवादित है। और यही अगर आपसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि क्या कारण है ब्रह्मपुत्र नदी में सर्वाधिक पानी की मात्रा तिब्बत में होती है, लेकिन वहां पर गाद ज्यादा नहीं होता, बाढ़ कम आती है, लेकिन असम में जैसे ही एंटर करती है तो असम में बाढ़ आ जाती है। नदी तो ब्रह्मपुत्र ही है, टॉपिक ब्रह्मपुत्र ही है, लेवल 3 स्टेप हमने इसको बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो टॉपिक को देखकर ये कंफ्यूज मत करना कि अरे साहब वही चैप्टर है, ये है वो है। हर चैप्टर कहीं ना कहीं एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट होता है, आपको डिफरेंस धीरे धीरे पता चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, दर्रे का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूं। इसका मतलब होता है माउंटेन, इसका मतलब होता है प्लेट्यू, इसका मतलब होता है पास। ये हो जाएगा प्लेन्स, ये हो जाएगा आइलैंड्स, नेक्स्ट हो जाएगा रिवर, नेक्स्ट हो जाएगा क्लाइमेट, सॉइल। ये 8-10 स्टूडेंट है जो हल्ला मचा रहे हैं, इंग्लिश में लिखो। एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, और सेंसस। दूसरा मैं पहले भी बता दूं आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है अपने होम टाउन में। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे क्या होता है भाई साहब, 10 घंटे में ज्योग्राफी फिनिश हो जाती है, 8 घंटे में। 3 या 4 घंटे में फिजिक्स हो जाती थी जिस जमाने में हम पढ़ा करते थे। अब यहां पे क्या होगा पता चलेगा आपको कि 25 से 30 घंटे तक यही चल रहा है, आपका फिजिक्स ही चल रही है, या ज्योग्राफी 40 घंटे चल गई। तो आपको इस बात पे मातम नहीं बनाना है कि इतना क्यों पढ़ा दिया, क्या हो गया। आपको बस एक चीज पर, ठीक है, आपको बस एक चीज पर फोकस करना है कि अगर मेरे टीचर ने पढ़ाया हुआ है ना तो कहीं ना कहीं काम का होगा। क्योंकि इस बात को हम भी समझते हैं, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि फालतू की चीजें आपको पढ़ाएं, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप अपना समय खराब करो। तो कॉपी में कितने पेज भर गए, है ना, किसने कितना करा दिया, क्या हो गया, इन सब चीजों से दूर हटके हमें क्लास अटेंड करने के बाद आदत डालनी है कि हमें कुछ सीखना है। डेली के डेली हमें कुछ नया सीखना है। और जो भी हमें समझ नहीं आता है ना। शुभम का कमेंट आ रहा है, सर पैसे दिए हैं इंग्लिश में लिखना आपका धर्म है, ये है वो है। मेरे दोस्त दिल मत दुखा, तुझे भी पता है तूने जितने पैसे दिए हैं उसमें क्या हो सकता है। और बात पैसे की कभी नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। मैं जानता हूं कि आपने पैसा दिया है, उसके बदले में मैं आपको सेवा का मौका दे रहा हूं, मतलब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं फॉर अ टीचिंग। बट मुझे नहीं लगता कि ये कभी बातें बीच में आनी चाहिए। एक सेवा भाव खत्म हो जाता है इन चीजों से, है ना। गलत बात है, दोबारा मत करना। ये सिलेबस हो गया, पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। पैसे वैसे की बात मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट हेडिंग डालो भारत का परिचय, कुछ अलग तरीके से करवाएंगे इस बार। भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना।
क्लियर है? चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो हमारे देश को भारत ही कहा जाता है, एक इंडिया कहा जाता है, एक हिंदुस्तान कहा जाता है, और क्या कहा जाता है सर? और कहा जाता है आर्यावर्त कहा जाता है, और क्या कहा जाता है सर? जम्बू द्वीप कहा जाता है। इतने नाम से जाना जाता है ना? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। भारत नाम किसके आधार पर दिया गया है? तो आपका आंसर होगा राजवंश के आधार पर। किसके आधार पर? राजवंश के आधार पर, राइट। इंडिया किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा ग्रीक्स। यूनान के जो लोग आए थे हमारे यहां पर, उन्होंने हमारे इंडिया को क्या कहा? उन्होंने मतलब हमारे देश को उन्होंने इंडिया कहा। इंडस के जो ईस्ट में है इंडिया। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो आपका आंसर होगा पर्सियंस आए थे हमारे यहां पर, यानी कि ईरानी आए। ईरानियों ने क्या कहा? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और हिंदू नदी के जो पूरब में है वो कौन है? तो आपका आंसर होगा वो है कौन? तो आपका आंसर होगा हिंदुस्तान। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा आर्यावर्त यूं कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आर्यों की उत्पत्ति अफ्रीका की तरफ हुई थी, और खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, और अफगानिस्तान वाली साइड से होकर भारत में प्रवेश किया। तो आज का हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर वाला जो रीजन है, पीओके वाला जो रीजन है, इस वाले एरिया में आर्य यहां पर रहे थे। तो आज भी इस बात की मान्यता है कि जो आर्यों की प्योर रेस है, यानी कि जो आर्यों के जो ऐसे कह लो कि आर्यों के जो क्या बोलेंगे उसको, रेसेस को, आर्यों के जो मतलब संतानें हैं, एक तरह से हम यूं कह सकते हैं, वो वहां पर आज भी मौजूद है। बात क्लियर है यहां तक? तो आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को माना जाता है लैंड ऑफ आर्यास। भारत को माना जाता है आर्यों की भूमि। क्या कहा जाता है? आर्यों की भूमि कहा जाता है। जम्मू द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे पुराण की, किसकी बात करेंगे अगर हम? पुराण की, तो पुराण में क्या नाम मिलता है? जम्बू द्वीप नाम मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल, नस्ल कह सकते हो, आर्यों की नस्ल जो है आज भी मौजूद है। ठीक है ना? इतने नाम से हमारे भारत को जाना जाता है। बात क्लियर है यहां तक? अब बात आ जाती है कि हमारा भारत कहां पर स्थित है। ओके, विद मैपिंग बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? आप सभी लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, और इस नाते मेरा इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि मैं आपको मार्केट में जो चल रहा है उससे भी कुछ ना कुछ बेहतर आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं भी सीना चौड़ा करके कह सकूं कि हाँ भाई वो मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने आज वर्दी पहने हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। और काफी स्टूडेंट ऐसे जो काम भी आ जाते हैं। करीब 4-5 महीने पहले की बात है, मैं चंदौसी में गया हुआ था, और भयंकर बारिश हो रही थी भाई साहब, और रात का टाइम था, मतलब इतनी भयंकर बारिश, एक तो वैसे ही आंखें भीग, और मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल गायब, ना आगे जाने की ना पीछे जाने के, फंसा हुआ था मैं। रैंडमली मैंने एक स्टूडेंट को कॉल लगाया, अलीगढ़ में ही पढ़ाया था मैंने उसको, तुरंत उसने इतने बड़े लेवल पे हेल्प की, पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट कराया रुकने वगैरह का। उस दिन ये प्रोफेशन मेरा सक्सेस हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। और बंदे ने कम से कम भाई साहब 25 से 30 कॉल किए होंगे, बोले सर कोई दिक्कत? बहुत अच्छा लगा यार, दिल से रेस्पेक्ट हुई उसके लिए। तो मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ, भाई कभी हम पे मुसीबत आए तो आप भी खड़े हो, और आज हम आपके लिए हम खड़े हुए। भारत को इतने नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है, देखो एक वर्ड होता है ग्लोब। भाई पूरी पृथ्वी को नापा जाना तो संभव नहीं था, है ना? पूरी पृथ्वी को नापना तो संभव नहीं था, तो अर्थ का मॉडल एक तैयार किया गया, और उसी अर्थ के मॉडल को क्या कहा गया? उसी को कहा गया ग्लोब। क्या कहा गया? उसी को ग्लोब कहा गया। इस ग्लोब की अगर मैं बात करूंगा तो इस ग्लोब के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहां पे है? तो आपका आंसर होगा हमारा इंडिया ये है। यानी कि अगर मैं अपने इंडिया की बात करूंगा तो ग्लोब के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहां पर है? तो कुछ लोग ये बोल देते कि हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल सरासर गलत है भाई साहब। इस ग्लोब पर जो इस टाइप से लाइन होती है,
इनको कहा जाता है लेटी हुई लाइन। इन लाइन को कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है इन लाइन को? अक्षांश। और जो एकदम यूं खड़ी लाइन होती है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इनको कहा जाता है देशांतर। राइट, इनको क्या कहा जाता है? देशांतर। अक्षांश का मतलब इंग्लिश में होता है लैटिट्यूड, और देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। क्या मतलब होता है इसका? लॉन्गिट्यूड। तो आप देखोगे कि अक्षांश के अनुसार भारत उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। बात क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। मैं लिख देता हूं इसको। ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दो कंडीशन है। किसके अकॉर्डिंग? एक तो मैंने यहां नाम लिया अक्षांश के अनुसार, और दूसरा नाम लिया मैंने देशांतर के अनुसार। राइट, अक्षांश के अनुसार हमारा इंडिया कहां पर है? तो आपका आंसर होगा सर हमारा इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और देशांतर के अनुसार हमारा भारत कहां पर है? हमारा भारत है दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और इसको कहा जाएगा सदर्न हेमीस्फीयर नहीं, इसको कहा जाएगा ईस्टर्न हेमीस्फीयर। इसको कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध। पूरा नोट कर दो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, बेहतर तरीके से आदत डालो पढ़ने की। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं खो जाओगे। नोट करो जल्दी से। फीवर वगैरह का अभी सीजन चल रहा है, तो थोड़े से अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ो तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि वहां मच्छर वगैरह ना हो, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या फायदा पढ़ाई का। यूपी जीके का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी आप इसे नोट करो और केवल इसी सब्जेक्ट की बात करो। हो गया यहां तक? चलो अब आ जाते हैं सर इंडिया का मैप बनाकर, उस पर पहले सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखो बहुत ध्यान से समझना। पहले ये समझते हैं कि जो दक्षिण भारत है, भाई सबको पता है लगभग यहां से एक लाइन पास होती है, और इस लाइन को ही क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले सुन लो ध्यान से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इस कर्क रेखा के ऊपर का जो भारत है, इसको कहा जाता है उत्तर भारत। नीचे का जो भाग है, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत। हाँ या ना? बिल्कुल। यानी कर्क रेखा क्या करती है? भारत को लगभग दो भागों में बांट देती है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, यहां पे एक पानी वाला भाग है, राइट। यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। तो दक्षिण भारत जो है, इसके इधर तो है अरब सागर, है ना। इधर क्या है इसके? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है इसके? हिंद महासागर। तो कोई भी ऐसा स्थल जो तीन ओर जल से घिरा हो, है ना, और एक और स्थल से घिरा हो, ऐसे स्थल को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी ऐसे स्थल को कहा जाता है पेनिनसुला। ओके, ऐसे स्थल को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है या प्रायद्वीप कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं?
अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि साउथ इंडिया को पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, तो तब आपका आंसर होगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दक्षिण भारत को तीन ओर से घेरे हुए हैं, इस वजह से इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या आपको ये वाली बात समझ आई? वेरी गुड। मनीष बार बार कमेंट कर रहा है इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। बेटे जब तुम इतने ही बड़े विलियम शेक्सपियर थे तो फिर आप क्यों इस वाले बैच में आए हैं? मतलब काहे इतना तिल मिला रहे हो आप? जितना पॉसिबल होगा मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो क्लास छोड़ दे। फालतू में दूसरों का क्यों टाइम खराब करवा रहा है? और ज्यादा इंग्लिश तेरी अच्छी है तो होनोलुलु चला जा, है ना, वहां चला जा, उस यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जा। पहला पॉइंट है मेरा, साउथ इंडिया को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूंगा तो दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रायद्वीप? क्योंकि ये तीन ओर जल से घिरा है। किससे घिरा है? तीन ओर जल से घिरा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अब बात आ जाती है हमारे इंडिया का एरिया कितना है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भाई ये वैकेंसी तो आराम से देसी आदमियों की होती है, इंग्लिश इंग्लिश का इसमें कहां इतना काम आता है। और पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया की? वर्तमान के अनुसार नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे 121 करोड़। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अनुसार। और इतनी बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, और यहां पे दूसरा स्थान है। बात क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट होगा, कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे इंडिया में इन्वॉल्व है पूरे वर्ल्ड की? तो आपका आंसर होगा 17.5। और कितना क्षेत्रफल निहित है पूरे विश्व का? 2.4% है पूरे विश्व का। क्लियर है यहां तक? चलो अब बात आ जाती है भारत की सीमा रेखा के बारे में। भारत की सीमा के बारे में बात करते हैं, या भारत के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। सर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो बॉर्डर के बाद, या फिर एक काम करते, पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं कहां कहां से भारत की सरहद रहेगी, क्या होगा। ठीक है ना? देखो ध्यान से, बहुत सुनते चलो बस। धारा 370 हटने के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो ये परिवर्तन हुआ है कि यहां पर तो आ गया है लद्दाख। यहां पे क्या आ गया है? लद्दाख। और यहां पर आ गया है क्या? जम्मू कश्मीर। यहां आ गया है क्या? हिमाचल प्रदेश। तो जितनी चीजें आप ये पढ़ते थे कि कंचनजंगा, सॉरी आप ये पढ़ते थे K2 कहां पर है ना? अगर आपसे ये पूछा जाता था कि K2 या सॉरी K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी जो है वो कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले आप बोलते थे जम्मू कश्मीर में है, वो सब चेंज हो गया है, लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है, तो तब आप पढ़ते थे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, वो भी चेंज हो गया, वो कहां पर है अब? लद्दाख में है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। तो मैं यहां अगर लिखना चाहूंगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये कितने डिग्री पर है और कहां पर है ना? सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। ईस्ट वाला पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। और वेस्ट वाला पड़ता है कितने पे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे। नाम क्या क्या है सर इनके? देखो ध्यान से, यहां पे पड़ेगा, नाम होगा सर इसका इंदिरा कोल। नाम क्या होगा इसका? इंदिरा कोल।
इसका नाम क्या होगा सबसे पूर्वी बिंदु का? तो आपका आंसर होगा किबिथु, है ना। और इसका नाम क्या होगा सबसे पश्चिमी बिंदु का? इसका नाम है गौर माता। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौर माता। ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये लद्दाख में है, और ये कहां पर है? ये है गुजरात में। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये कहां पर है? गुजरात में। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है कि सर इसको मिनट क्यों बोला जाता है? ये वैल्यू है। वैल्यू किसकी है? इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र से ये पॉइंट इतने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करेंगे मिनट का क्या मतलब है, तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, है ना, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा कि सर किसी भी एंगल को जब मेजर किया जाता है, किसी भी कोण का मापन किया जाता है, तो डिग्री, मिनट और सेकंड में किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम मैंने क्या लिखा? आपका आंसर होगा, मैंने लिखा सर इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहां पर है? तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख, राइट। फिर अगर मैं बात करूंगा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये है सर किबिथु। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल में, है ना। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है गौर माता। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का एक आइलैंड है, आर्किपेलागो बोलोगे, द्वीप समूह है, जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। क्या नाम है इसका? अंडमान निकोबार। अब मैं जो एक सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, राइट। अंडमान निकोबार जो है भारत का हिस्सा है। एक सेकंड, कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं साउथ वाला क्या होगा, साउथ वाला क्या होगा। मैं आपको बता दूं, लाइव क्लास से फायदा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इससे फायदा वही स्टूडेंट उठा सकता है जिसके अंदर धैर्य है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आजकल तो एक ट्रेंड आ गया कि भाई वो लाइव पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है तो मैं भी ऑनलाइन ही बैच खरीद लेता हूं, मेरी भी तैयारी हो जाएगी। आपके अंदर बहुत बड़े लेवल का धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब मैंने तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं तो मेरी बात फिनिश नहीं हुई ना, मैंने क्लास ऑफ की, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको दक्षिणी पॉइंट के बारे में बताऊं। अभिषेक नाम से कम अब तक मुझे लग रहा है कि 20 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं कि साउथ पॉइंट, साउथ पॉइंट, साउथ पॉइंट। भाई भांग वांग फूक के बैठा हुआ है क्या? क्यों इतने कमेंट कर रहा है? या मैं तुझे इतना बेवकूफ लग रहा हूं कि मैं साउथ पॉइंट के बारे में नहीं बताऊंगा? हम्म? मैंने कहा बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से बैठ जाओ, सुनने की आदत डालो। कहां कितना क्या बताया जाना है, क्या करना है, सारी जिम्मेदारियां आप उठा लोगे तो मैं क्या करूंगा फिर यहां? क्यों? बिल्कुल शांत, इतने कमेंट नहीं। अंडमान निकोबार हमारे भारत का द्वीप समूह है। अब एक समस्या देखना ध्यान से, अंडमान निकोबार हमारे भारत का हिस्सा है, ये वाली बात फैक्ट है, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? मुख्य भूमि का मतलब होता है उस क्षेत्र से, जैसे ये वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा मुख्य भूमि के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, कहीं भी विभाजित नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कहीं भी विभाजित नहीं हो रहा है। जबकि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार और इधर इस वाले क्षेत्र के बीच में क्या है? यहां पर बंगाल की खाड़ी। यहां पर क्या है सर? बंगाल की खाड़ी। तो मेरे सेंटेंस को दोबारा सुनो, भारत का हिस्सा है, हमारा अपना है, हमारी मातृभूमि का हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। इतनी बात समझ गए? तो अब अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी बिंदु के बारे में तो दो इसके आंसर होंगे। बात को बहुत ध्यान से समझना। आपसे अगर यह पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है?
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? या फिर आपसे सीधे सीधे ऐसे पूछ लेता है कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। क्यों होंगे दोनों के अलग अलग आंसर? बात को ध्यान से समझना। अगर मुख्य भूमि नाम दे दिया तो भारत की सीमा यहीं खत्म हो रही है, मुख्य भूमि नाम दे दिया तो। और ये पॉइंट है सर 8 डिग्री 4 मिनट पे, नाम है इसका कैप कोमोरिन। नाम क्या है इसका? कैप कोमोरिन। क्योंकि मुख्य भूमि की बात कर दी, इसका मतलब अंडमान निकोबार को नेग्लेक्ट कर दिया, अंडमान निकोबार को छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। लेकिन आपको यह क्लियर नहीं किया कि मुख्य भूमि का किसका, सीधा सीधा ऐसे आ जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो तब आप आंसर लगाओगे, यहां पर है कौन सा? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना? और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे। और कहां पर है ये? ग्रेट निकोबार पे। पहले कमेंट करके बताओ दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आया नहीं आया? कमेंट करो जल्दी से। मैंने वन लाइनर टाइप में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्यों है, इसका रीजन भी आपको बताया है। कमेंट करो इतना समझ आया नहीं आया? समझ आ गया पूरा? वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते चलो, कमेंट ही मत करो फालतू के। आपको एक एक चीज समझ में आएगी ना। आपको यह कहना है लेवल बढ़ा दो, ना आपको यह कहना है लेवल कम कर दो, है ना? क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां टीचरों की होती हैं, स्टूडेंट की थोड़ी है। भाई सारी समझदारी आप दिखा दोगे तो फिर हमें भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। नोट कर दो जल्दी से। वन लाइनर अलग से नहीं मिलेंगे, आप इन्हीं को वन लाइनर पॉइंट में लगातार लिखते चलो, लिखते चलो। ठीक है? और इस बार स्टेट के बारे में भी कराएंगे, जैसे एमपी की सीमा किससे नहीं लगती है, वन लाइनर लिखवाएंगे, है ना? गुजरात की सीमा किस किस के साथ साझा होती है। ठीक है? ये सारे पॉइंट भी लिख पाएंगे, मतलब मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। आपका फोकस जो है वो वन लाइनर पॉइंट पे होगा और वो हमारा भी रहेगा। ठीक है? प्रद्युम्न का कमेंट आ रहा है 68 डिग्री 7, यहां पे ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा? देखो, यहां भी ईस्ट आएगा और यहां भी ईस्ट आएगा, यहां भी नॉर्थ आएगा और यहां भी नॉर्थ आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पे जो ये लिखे हुए हैं ना, ये गोलार्ध को निरूपित कर रहे हैं, न कि दिशा को। मैंने क्या बताया था? भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत एक पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पश्चिमी है, तो फिर सर ने यहां पे ईस्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो पूर्वी गोलार्ध है, ना कि दिशा। अब आ जाओ सर भारत की सीमा पे, बॉर्डर पे आ जाओ इंडिया के पे। टाइम कम है अब क्लास का, 1 घंटे की क्लास थी, तो मैं पहले समझाता हूं और इसके वन लाइनर पॉइंट जो है वो मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। टारगेट निकालो कि लाइब्रेरी में जाके पहले आप लाइव क्लास अटेंड करो, उसके बाद में डेली की डेली, जब आपका मूड ये करे कि अब तो चलो बहुत देर पढ़ लिए घर जा रहा हूं, स्पीड 2 करके रिवीजन मार दो डेली की डेली। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, हम बात करेंगे इंडिया के बॉर्डर की, भारत की सीमा की।
दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्थलीय सीमा की, तो ये कितनी है सर? 15,200 किलोमीटर है, राइट। अब बहुत ध्यान से देखना, कॉपी साइड में रख दो, मैप को देखो बस। ये है सर पाकिस्तान, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये है अफगानिस्तान। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये है नेपाल, यहां है भूटान, और यहां है म्यांमार, है ना, और यहां पर है बांग्लादेश। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। सर यहां पर जो स्टेट है इसका नाम क्या है? गुजरात। ये है सर राजस्थान, यहां है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, और ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के नीचे यहां आ जाता है यूपी, यूपी के बाद आ जाएगा बिहार, और यहां बिहार के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, ऐसे बना लेते हैं छोटा सा, तो ये कौन सा आ गया? ये आ गया डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, और ये कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला कौन सा है? ये है सिक्किम। ये भारत के राज्य हैं। कोशिश ये करो कि इनको बिना देखे आप बना पाओ, क्योंकि अगर इतना सीख गए ना तो चैप्टर फिनिश है, फिर बचा क्या इस पूरे चैप्टर में। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कमेंट में जल्दी से आंसर बताओ। स्टेट, और अब तो यूनियन टेरिटरी भी हो गया। अंकुश का कमेंट आ रहा है कि सर पीओके हट गया क्या? मैंने तो नहीं कहा पीओके हट गया। सियाचिन से कौन सी कंट्री लगती है? क्यों आगे आगे भाग रहे हो यार, फालतू में क्यों इरिटेट कर रहे हो? बोला है ना सारी चीजें आएंगी। हमने भी जन्म लिया था तो उसमें भी 9 महीने लगे थे, है ना, तब हम इस पृथ्वी पर प्रकट हो पाए थे, उसमें भी टाइम लगा था। तसल्ली रखो। हाँ जी। टोटल कितने, पहले टोटल बता दो, यूनियन टेरिटरी स्टेट सबको छोड़ो। देखो जल्दी से मैप पे और आंसर दो। हम्म। गुजरात, और हिंदी में लिख देता हूं ना मैं, गुजरात है सर, राजस्थान है, और पंजाब है, और जम्मू कश्मीर है, और क्या है? लद्दाख है। सर यहां से यहां तक का जो बॉर्डर है ना, ये टोटल ये है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है, बराबर है। और लाइन कौन सी है यहां से यहां तक? तो आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन, या रेड क्लिफ रेखा है। बात क्लियर है यहां तक? कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। अब यहीं पाकिस्तान के साथ हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जुड़ा हुआ है।
1947 की बात है। पाकिस्तानी कवालियों ने क्या किया था, हमारे भारत के लगभग इतने हिस्से पर अधिकार कर लिया। कब? 1947 में, 1947 में। 1947 में लगभग इतने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने? पाकिस्तानियों ने। और अब इस पर अधिकार किसने कर लिया? पाकिस्तान ने। तो इसको क्या कहा जाने लगा? पाक अधिकृत। और उस टाइम पे किसका हिस्सा था? कश्मीर का। तो इसको कहा जाने लगा फिर पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। शॉर्ट में इसी को कहा जाने लगा पीओके। मैं लिखता हूं यहां पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है ना? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कब? 1947 में इस पर क्या हो गया? पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद पाकिस्तान ने इनको चूना लगा दिया बड़े वाले लेवल पे, है ना? एक कमेंट करके पूछ रहा है, सर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब किसका राज था? कितना होशियार है ना तू। अभिषेक सर से फिर ये पूछना, सर गंगा नदी कहां से निकलती है ना? क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको तो रिश्तेदार समझने के लिए आएंगे। 1947 में पाकिस्तान ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बात क्लियर है यहां तक? और पाकिस्तान वालों ने इनको चूना दे दिया कि आप अपने यहां का अलग संविधान बना लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते जो कि पाकिस्तान की संसद के खिलाफ हो। तो बनाएगा क्या फिर? मतलब भारत के पक्ष में आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि उनको पता है कि भारत क्या करेगा, भारत कभी ना कभी इसको वापस पाएगा। तो एक तरफ तो इनसे कह दिया कि आप अपना स्वतंत्र राज्य चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कानून बनाओगे, है ना, जो भी कानून बनाओगे वो कानून आपको क्या करने होंगे? वो पाकिस्तान की परमिशन से ही बना पाओगे आप। तो न ये आसमान पे रहे न ये जमीन पे रहे, बीच में खजूर पे लटक गए। अब ध्यान से समझना, जो ये पीओके वाला रीजन है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र है जिस जो इससे टच हो रहा है, और एक ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। हाँ या ना? लद्दाख वाला क्षेत्र है और एक जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। मैं लिखता हूं यहां पे, एक तो बताया मैंने कौन सा क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, और एक मैंने बताया कौन सा, तो आपका आंसर होगा, एक मैंने बताया लद्दाख वाला। राइट? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो हिस्सा जम्मू कश्मीर के सामने है, इसको पाकिस्तान ने नाम दिया है आजाद कश्मीर। यानी नीचे वाला जो हिस्सा है जे के सामने वाला, उसको कहा जाता है आजाद कश्मीर। बात क्लियर है यहां तक? और जो हिस्सा लद्दाख के सामने वाला है, इसको कहा जाता है गिलगित। गिलगित क्षेत्र या गिलगित रीजन या गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? तो आपका आंसर होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। इन दोनों के बीच कौन सी रेखा है? नियंत्रण रेखा है। इन दोनों के बीच कौन सी रेखा है? नियंत्रण रेखा है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? यानी कि ये ग्रीन कलर वाली लाइन कौन सी हुई? LOC लाइन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पीओके को भारत शासित क्षेत्र से कौन अलग करता है, तो तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर LOC लाइन। बात क्लियर है यहां तक?
एक पूछ रहा है एल ए सी कहाँ है। मुझे लग रहा है आज पहली क्लास है, पहली क्लास में ही पागल करके छोड़ोगे। भाई तुम जिस ज्योग्राफी की बात कर रहे हो ना, इससे मैंने एमएससी कंप्लीट की है, मास्टर ऑफ साइंस। और आप में से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि ज्योग्राफी से एमएससी हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि लगभग 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी को, और स्पेशल बैच आते मेरे पीसीएस लेवल तक के, और एमएससी की डिग्री लिए हुए हूं मैं। तो इतना तो मुझे पता ही होगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहां है, या मुझे इतना तो पता होगा कि एलओसी लाइन ये है तो एलओसी कहां होगी। लेकिन समस्या ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही तो चलूंगा, या एकदम से ये हो जाएगा कि मैं क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 2 मिनट बस मैं बात करने वाला हूं आपसे। मैं स्टेप बाय स्टेप ही तो बता पाऊंगा। अब मैं बता रहा हूं एलओसी के बारे में, है ना। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि एलएसी लाइन कहां है, वो लाइन यहां पे है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन को अलग करती है। आगे बात समझ में। तो क्या यहां से तुरंत कूद के यहां आ जाऊं बिना बात खत्म किए हुए? मैंने पहले ही कहा आपको तसल्ली रखनी होगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अगर इस उद्देश्य से आए हैं कि टीचर की हम नॉलेज को एक बार जज करने की कोशिश करें, तो कोशिश मत करो, है ना। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी को भी मार्केट से उठा के नहीं रखा जाएगा। और कितने दिन टिक जाएगा? 1 दिन 2 दिन। ठीक है, 18 बैच मेरे स्पेशल वाले आ चुके हैं अब तक, स्पेशल वाले। और जीएस स्पेशल आ चुके हैं 34 बैच। ठीक है, तो दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पर क्वेश्चन खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास का माहौल बना रहना चाहिए। अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप बात यहां की करोगे, तो इससे क्या होगा? टॉपिक डाइवर्ट होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा? टॉपिक डाइवर्ट होगा। गुड्डू पूछ रहे थे मुझसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जब मैंने इनको जवाब दिया तो इनका रिप्लाई आया कि आप गलत समझ रहे हो। जी, हमने तो गलत समझने को ही जन्म लिया हुआ है ना। हो सकता है हम आपकी बात को गलत समझ गए हो। चलो कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे, जल्दी से आपको सिलेक्शन दिलाए, और जल्दी से आपके कंधे पर 3 3 पीतल की स्टार दिखे। ओके, चलो। आज की क्लास में मैंने मन तो नहीं की। आज की क्लास में मैंने आपको आगे कैसे हमें क्लास करनी है वो चीजें समझा दी हैं। पहला दिन है, कहीं आपको ये ना लगे कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं है, ये सब है। आगे से आप ध्यान रखोगे बहुत बेहतर है। अदरवाइज जो भी फालतू के कमेंट होंगे मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, समझ गए। आज लगभग जो 5 10 मिनट मैंने समझाने पे फोकस किया, आगे से मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। क्लास आपकी लाइव होगी, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगी। टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछोगे, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, कैसी रही आज की क्लास? समझ आया नहीं आया? कल की क्लास जो होगी, हम उसमें यहां से जैसे ये स्टेट के, ये जो स्टेट बना रखे हैं, इन्हीं स्टेट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां कहीं भी रहो। कश्मीरी पंडितों के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल ही याद कर देते हो, है ना। जो होता है ना, एक शादी में जाए हुए, अरे वाह यार क्या माहौल है, कहते भाई एग कड़ी लिया, वो खाने के बाद फिर कह रहा अच्छा ठीक है चावल और लिया, वो लिया। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा, हम केवल टॉपिक पर बात करेंगे, और जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मस्त रहो, खुश रहो, किसी भी इंसान में कमियां मत ढूंढो। जीवन में खुशहाल रहना है ना, सबको अच्छा बताओ, सब बेहतर है यार, जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी मस्त कटनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को 8 बजे लाइव सेशन अटेंड करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आज जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, और 10 स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस होंगे। और यूपी जीके का मेरा भी टीम से डिस्कशन नहीं हुआ है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर, अभिषेक सर ने बोला था यूपी जीके विवेक सर पढ़ाएंगे। मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। 1 2 दिन में टीम से डिस्कस करने के बाद मैं कराऊंगा, या अभिषेक सर कराएंगे या नहीं कराएंगे, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, शाम को रात 8 से 9 यूट्यूब चैनल राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन पे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास होती है। 4 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी,
एक घंटे के सेशन में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 ज्योग्राफी के, 5 पॉलिटी के, 5 इकोनॉमिक्स के, 5 एनवायरमेंट के, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के, 10 स्टैटिक जीके के। टोटल 50 क्वेश्चन एक घंटे में कराया जाएगा। आप अटेंड करो, कल मिलते हैं। आराम आराम से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बेहतरीन तरीके से करेंगे। ओके।